नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जॉब सेटलर की इस विशेष पेशकश में। दोस्तों, आपको बतलाना चाहेंगे दिल्ली में जिस तरीके का माहौल चल रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहां एक तरफ किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एसएससी के कैंडिडेट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल तक बात यही हो रहा था कि एसएससी के तमाम मेडिकल फिट कैंडिडेट को दोबारा से रीज्वाइनिंग करवाई जाए। रीज्वाइनिंग शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब वो लोग मेडिकल पास किए उसी वक्त उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए था, लेकिन उनके ज्वाइनिंग को स्टे लग गया क्योंकि सरकार ने उनको ज्वाइन नहीं करवाया। आपको बतलाना चाहेंगे कि ये जो तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं ये किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के कानों तक भी ये बात जरूर गूंज रही होगी। हिंदुस्तान के गृह मंत्री, हिंदुस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तमाम आला अधिकारी वो लोग भी जरूर देख रहे होंगे क्योंकि उनके सामने उनके देश के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और वो भी किस बात के लिए, अपने हक का, अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बतलाना चाहेंगे कि ये सब कुछ आम चल रहा है, लेकिन जरा सा सोचिए कि एक तरफ जहां 6 महीने पहले अभी चुनाव संपन्न हुआ हो और वहां पे उस राज्य की सरकार इस कसौटी पे उतरते हुए यह आंदोलन और यह आवाज दी हो कि हम अपने जब नए सत्ता में आएंगे तो हम 10 लाख युवाओं को देंगे रोजगार। दूसरी तरफ जो सरकार है वो कहती है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जो लोग केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, जो लोग दावा करते हैं चुनाव में, जुमले फेंकते हैं कि हम 10 लाख 20 लाख रोजगार को देंगे, और अगर वो लोग इतना रोजगार को देते हैं तो फिर ये कौन से लोग हैं जो दिल्ली के सड़कों पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और जर्रे जर्रे पे वो संघर्ष कर रहे हैं अपने हक के लिए। जमीन का जर्रा भी देखता होगा तो अफसोस करता होगा कि जिन कोमल से विद्यार्थियों को इस उम्र में पढ़ना लिखना चाहिए था, देश की तरक्की में अपना अहम योगदान देना चाहिए था, वो लोग दिल्ली के सड़कों पे खड़ा होकर के नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए, ये सवाल पूछना चाहिए उन तमाम सरकार के हुक्मरानों से कि जो लोग विधानसभा या लोकसभा चुनाव में 2 लाख रोजगार, 10 लाख रोजगार, 2 करोड़ रोजगार, इतने बड़े बड़े संख्या में रोजगार का दावा करते हैं, और अगर वो लोग इस दावे की कसौटी पे खरा उतरते हैं, इसकी बुनियाद को रखते हैं और वो लोग रोजगार देते हैं, तो ये कौन से लोग हैं जो दिल्ली की सड़कों पे खड़ा होकर के रोजगार मांग रहे हैं, दुहाई मांग रहे हैं कि हमें हमारा हक दीजिए। उनको देखना चाहिए कि जिस तरीके से छात्र और छात्राएं दिल्ली की सड़कों पे हताश, निराश, नीरस होकर रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, मायूस बैठे हैं, उन पर क्या इन लोगों को रहम नहीं आता है। वही छात्र हैं जो लोग कह रहे हैं कि हम एसएससी जीडी के मेडिकल तक को क्वालिफाई कर चुके हैं और इसके बावजूद हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। आप सोचिए कि जिस कसौटी पर, जिस मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थी हर स्टेज को पार करते हुए, पास करते हुए भी रोजगार के दरवाजा पे खड़ा होता है और उसके बाद सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे पाती है, और ठीक उसके बाद सरकार यह ऐलान करती है कि जब विधानसभा या लोकसभा चुनाव किसी भी राज्य में या मुल्क में आता है तो हम इतने बड़े पैमानों में रोजगार के अवसर को प्रोवाइड करेंगे, रोजगार के अवसर को पैदा करेंगे, फिर उन्हें रोजगार क्यों नहीं मिल पाता है? यह बड़ा सवाल होना चाहिए। हिंदुस्तान को युवाओं का सबसे बड़ा देश कहा जाता है। जरा सोचिए कि विश्व के तमाम मुल्क को पता चलेगा कि जिस हिंदुस्तान को हम युवाओं के सबसे बड़े देश के रूप में नापते हैं, मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, उस देश के युवा सड़क पे इस बदहाली के साथ जिंदगी को जी रहे हैं। तो सोचिए कि लोगों पर क्या असर पड़ेगा। साहब कहते हैं कि हमें इस देश को बाबुओं का देश नहीं बनाना है। ठीक बात है, अगर बाबुओं का देश नहीं बनाना है तो फिर सोचिए कि कैसा देश बनाना है। क्या वैसा देश का हमें निर्माण करना है जहां पे कि इंसान सड़क पे होकर खड़ा होकर के आंदोलन कर रहा हो और एमएसपी के ऊपर बात कर रहा हो और कह रहा हो कि हमें हमारा हक दीजिए? क्या वैसा देश बनाना है जिस देश का किसान अपने फसल को ही ट्रॉलियों से जोत देता हो, कहता हो कि इसे हम मंडी में लेकर नहीं जाएंगे बेचने के लिए? क्या हमें वैसा देश बनाना है जिस देश में पेट्रोल और डीजल के प्राइस राइज कर रहे हो, नॉर्मल लोग अब इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो? क्या हमें वैसा देश बनाना है जहां पे देश वापस 50 साल पहले पटरी पे आए और लोग बैलगाड़ी, टमटम और साइकिल चलाने के लिए मजबूर हो जाए? क्या हमें वैसा देश बनाना है जहां पे युवा सड़क पे रोजगार के लिए भीख मांग रहे हो और सरकार उन्हें रोजगार न दे पा रही हो? जरा सोचिए कि हमें कैसा देश बनाना है अगर हमें बाबुओं का देश नहीं बनाना है तो। इतने सारे सवाल हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के निष्पक्ष पत्रकार, सच्चे पत्रकारों को भी यह सवाल पूछना चाहिए कि जिन हुक्मरानों ने, जिन साहब के नुमाइंदों ने इस तरह की बात साहब को बतलाई है कि इस देश को बाबुओं का देश नहीं बनाना है, तो उनसे पूछना चाहिए कि फिर कैसा देश बनाना है जब देश की जनता तमाम चौक चौराहे पर त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही हो, अपने हक के लिए आंदोलन कर रही हो, अपने हक का हर्जाना मांग रही हो, और उसके बावजूद
सरकार जो है वो सिर्फ चुनाव में बिजी हो, तो सोचिए कि फिर हम कैसा देश बनाने जा रहे हैं। अभी एक तरफ दिल्ली के सड़कों पे एसएससी के विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ बंगाल में चुनाव हो रहा है और चुनाव होने में कुछ ही समय बाकी है, कुछ ही दिन बाकी है, और वहां पे फिर बेरोजगारी हटाओ को नारा जोरदार तरीके से दिया जा रहा है। रोजगार के अवसर पे बात किया जा रहा है, रोजगार की वैकेंसियों के बारे में बात की जा रही है कि उन्हें रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा। थोड़ा फ्लैशबैक में चल करके देखिए और पूछिए कि जहां पे बिहार, यूपी, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन तमाम राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, क्या उस चुनाव में रोजगार के अवसर को प्रोवाइड कराया गया? जितनी भारी संख्या में रोजगार के मुद्दों पे बहस हुई थी चुनाव के समय, जुमले फेंके गए थे, क्या उसमें से 1% भी कसौटी पे उतरा गया? क्या 1% भी लोगों को रोजगार दिया गया? ये बड़ा सवाल पूछना चाहिए। आरटीआई का दौर आ चुका है, हम मानते हैं हिंदुस्तान में आरटीआई का प्रथा है, लेकिन आरटीआई का जवाब भी नहीं मिल पाता है। सोचिए कि हम कैसे मुल्क में रह रहे हैं जहां पे लोग अब आरटीआई लगाते हैं और आरटीआई का जवाब नहीं मिल पाता है। आरटीआई को एक तरीके से नकेल कसा जा रहा है और उसे भी खत्म किया जा रहा है। ये सब कुछ देखने में अटपटा लगता है। लोगों को सोचना चाहिए कि क्या आपको लगता है कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान की 138 करोड़ की जनता मूर्ख है? उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो और जनता तक क्या मैसेज कन्वे हो रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरीके से उस चीजों को दिखला रही है? अभी बंगाल के विधानसभा चुनाव में रोजगार के ऊपर जोरदार चर्चा हो रहा है, मुद्दा उठ रहे हैं। ठीक 6 महीने पहले बिहार में आपने ये बात कही थी कि हम 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख रोजगार देंगे। सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, विपक्ष सभी लोग रोजगार में युवाओं को उलझाए हुए थे, लोगों को रोजगार की बात कर करके एक ऐसा सपना दिखा रहे थे कि हम अगर सत्ते में आएंगे तो हम आपके सपनों को साकार करेंगे। लेकिन जब दिल्ली के सड़कों पे हम एसएससी के विद्यार्थियों को देखते हैं प्रदर्शन करते हुए, तो हमें लगता है कि उनका सपना सिर्फ सपना ही बन करके रह गया है, इस उम्मीद की कोई कहानी नजर नहीं आती है। तो ये तमाम सवाल हैं, जरा सोचना चाहिए कि आखिर देश को जब गुमराह किया जा रहा है इतने बड़े पैमाने पे, तो इसका अंजाम क्या होगा? और दूसरी और सबसे अहम बात, अगर आपको लगता है कि तुम्हारे बगैर वो और भी था जिसे अपने ऊपर खुदा होने पे गुमान था, पलट कर देखो कब्रिस्तान में, वो भी मुर्दों के भांति लेटा हुआ है। मतलब ये बात साफ है कि यहाँ के जर्रे जर्रे पे लिखा है कि यहाँ रुकना मना है। तो जब आप विरासत में युवाओं को क्या देकर जाओगे, कभी सोचना कि जब आपके युवा आपसे पूछेंगे कि आप जब सत्ता पे थे, सत्ता पे काबिज थे, तो उसके बाद आप विरासत में हमें क्या देकर गए हैं? और उस वक्त इतिहास गवाह रहेगा, इतिहास फ्लैशबैक में यही कहेगा कि विद्यार्थी एसएससी के सड़क पर थे, किसान सड़क पर थे, आम जनता सड़क पर थी, बदहाल था शिक्षा, चिकित्सा, सभी जगह पे जीडीपी, अर्थव्यवस्था, सभी जगह पे देश का स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुका था, स्थिति बदहाल था। लोग 3 टाइम की रोटी के लिए और मकान के लिए ही जद्दोजहद कर रहे थे। तब सोचना कि आपने पिछले 7 साल में कैसी सरकार को चलाया है और कैसे हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने का मुहिम आपने छेड़ा था, और विश्व गुरु की पंक्ति में हिंदुस्तान कहां खड़ा हुआ है, यह बड़ा सवाल होगा। यह बात आज हम पूछ रहे हैं। आज से 20 साल के बाद जब लोगों की आंखें खुलेंगी, जब युवा जागरूक होंगे, सजग होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो वो भी ये सवाल पूछेंगे, इतिहास के पन्नों को पलट करके देखेंगे कि जब कोई पार्टी 7 साल लगातार राज्य करती है, किसी एक आदमी के नाम पे पूरे सांसद का चयन किया जाता है, तो फिर उस आदमी ने क्या किया था। और उस वक्त इतिहास के पन्ने सिर्फ कोरे मिलेंगे और उस वक्त इतिहास में कोई जगह नहीं बचेगा। इतिहास के पन्ने सादे मिलेंगे जब कभी भी रोजगार पे, खुशहाली पे, तरक्की पे, विकास पे बात किया जाएगा। तब उस वक्त तमाम लोगों के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। आप लोगों को यही कहना चाहेंगे कि जो भी सरकार अगर कहती है कि हम रोजगार देंगे, तो फ्लैशबैक में जाकर के जरूर देखिए जिस तरीके से एसएससी के विद्यार्थी दिल्ली के सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपके अंदर करुणा होगा तो जरूर आपका भी मन रो रहा होगा। जिस तरीके से बालिकाएं रो रही हैं, पुलिस उन्हें भर करके और गाड़ियों में ठूस करके, ऐसे लग रहा है जैसे भेड़ बकरियों की तरह ठूस करके वहां से ले जा रही है। पुलिस उन्हें जिस तरीके से धमका रही है, बर्बरता के साथ पुलिस उन्हें जिस तरीके से सलूक कर रही है, कहीं ना कहीं आपका भी मन कचोटता होगा और यही ख्याल आता होगा दोस्तों कि जब शेर जंगल में शेर हिरण का शिकार करता है तो लोग यही दुआ करते हैं कि हिरण बच जाए, क्योंकि लोग शेर से नफरत करते हैं। शेर की नफरत का ही नतीजा है कि लोग दुआ करते हैं कि हिरण बच जाए। लेकिन जो लोग दुआ कर रहे हैं हिरण को बचने की, वो लोग शेर से नफरत तो करते हैं, लेकिन ये वो भूल जाते हैं कि कभी न कभी उनका भी नंबर आएगा और फिर उनके पीछे भी शेर ऐसे ही प्रहार करेगा। तब सोचिए कि जो भी लोग घर बैठे हैं, जो भी लोग मेन स्ट्रीम मीडिया या जो भी लोग सत्ता पक्ष का गुणगान कर रहे हैं, जब बारी उनकी आएगी तो बख्शे वो भी न जाएंगे।
आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपनी राय जरूर रखिए। धन्यवाद।